पिछले वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे थे तो वो चर्चा हम इसकी कर रहे थे कि एक तरीके से भारतीय मानसून की हम चर्चा कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर लिखा डाल देता हूँ मैं। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने मतलब हमने क्या 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 देखा था। तो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे एक तरीके से भारतीय मानसून को एक तरीके से मतलब कि भारतीय मानसून को समझाने के लिए दो थ्योरी मतलब के जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने दो साइंटिस्ट मतलब कि भारतीय मानसून को समझाने के लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो दो कैटेगरी में एक तरीके से दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहले मतलब कि कुछ साइंटिस्ट लोग क्लासिकल थ्योरी को मानते हैं एक तरीके से, जिसे परंपरागत सिद्धांत कहा जाता है। और एक तरीके से ये इनका क्या कहना है कि इनके एक तरीके से जो परिवहन होते हैं, ओके, परिवहन होता है CNSO में चेंजेस होते हैं और इंडियन डायपोल एक तरीके से चेंजेस करता है। उसकी वजह से ही मतलब कि जो भी कुछ भी होता है तो वो इसी की वजह से ही होता है, ऐसा इनका मानना है। राइट, ओके। और दूसरे जो साइंटिस्ट है मतलब दूसरे जो कैटेगरी है तो जैसे उसमें आते हैं आधुनिक सिद्धांत को मानने वाले, जैसे एक तरीके से मोनिक्स भी कहा जाता है। ओके, और फिर हम देखते हैं कि एक तरीके से भारत की जलवायु तो तापीय संकल्पना का सिद्धांत। फिर हम इसमें हमने जो इसमें समझो दूसरा टॉपिक देखे थे तो उसमें था एक तरीके से भारत की जलवायु का टॉपिक था, भारत की जलवायु। और फिर भारत की जलवायु को समझाने के लिए मतलब कि कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। उसमें सबसे पहला सिद्धांत हमने देखा था तापीय संकल्पना का सिद्धांत। तो तापीय संकल्पना का सिद्धांत किस तरीके से होता है मतलब कि सबसे पहले ये बात की मतलब कि तापीय संकल्पना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो एक तरीके से इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेली ने 1686 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में किया था। मतलब एक तरीके से हेली महोदय जो है तो इन्होंने 1686 ईस्वी में ही मतलब एशियाई मानसून की उत्पत्ति, तो एक तरीके से ये एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या कर रहे थे, मतलब कि उसके बारे में चीज़ों को डिटेल में समझा रहे थे। तो उसी टाइम में इन्होंने मतलब कि ये तापीय संकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओके, बेकर तथा स्टैम ने इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कि इसमें फिर बेकर नाम के एक साइंटिस्ट आए और स्टैम्प नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने मतलब कि इस सिद्धांत पर आगे मतलब कि काम किया और इस सिद्धांत को एक तरीके से इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कि इस सिद्धांत को इन्होंने इस सिद्धांत पे उन्होंने काफी स्टडी की और फिर इस तरीके से उन्होंने मतलब कि इस पे काम किया। इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी पवनों को जलीय और स्थलीय समीर का ही रूप माना जाता है। तापीय संकल्पना का सिद्धांत क्या मानता है, तो तापीय संकल्पना का सिद्धांत इस बात को मानता है कि एक तरीके से ये जो भी है जो मतलब कि यहाँ एक तरीके से भारत का मानसून का आना, मानसून का लौटना, मानसून में एक तरीके से भारतीय मानसून का यानी कि इंडियन मानसून का मतलब कि जो भी है तो ये कुछ और नहीं है, ये बल्कि एक तरीके से स्थल समीर और जल समीर का पिछले वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि मतलब कि ये ऊपरी हिस्सा एक तरीके से ये स्थल समीर होता है और निचला एक तरीके से समुद्री हिस्सा ये जल समीर होता है। और दिन के समय में एक तरीके से स्थलीय समीर को मतलब कि सूर्य की किरणें मिलती है और उससे मतलब कि ये वाला हिस्सा गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से फिर इस वाले हिस्से में हल्की पवनें गमन करती है, मतलब कि वो एक तरीके से शुष्क पवनें होती है। और जल समीर में एक तरीके से यहाँ पर पानी से मतलब कि इतना प्रभाव नहीं पड़ता और यहाँ पर एक तरीके से आर्द्र मतलब कि एक तरीके से वजन में मतलब ऐसा मान लीजिए कि वजन में एक तरीके से यहाँ पर की जो पवनें होती है तो वो मतलब कि आर्द्र होती है, मतलब कि वो वजन में भारी होती है। तो ये जो हल्की स्थल समीर की पवनें जो हल्की होती है तो एक तरीके से ये ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाने के बाद में एक तरीके से इनको मतलब कि फिर ये जल समीर की ओर प्रवाहित होने लगती है और जल समीर की पवनों की एक तरीके से फिर वहाँ पर जल समीर से एक तरीके से इनको मतलब कि आर्द्र पवनें मिलती है और फिर उन दोनों की संघनन क्रिया होती है। इस तरह से ये जल समीर और स्थल समीर का चक्र काम करता है। तो ये मानसूनी पवनों को मतलब कि
ये जो तापीय संकल्पना का सिद्धांत है, तो इसके अनुसार क्या है, जो भारतीय मानसून को, भारत की जलवायु को एक तरीके से उसी का ही मतलब कि जल समीर और स्थल समीर का ही बड़ा हिस्सा, मतलब कि रूहद रूप में इसका हिस्सा माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के कारण ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित तिब्बत का पठार तथा भारत के मैदानी प्रदेश में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इस सिद्धांत का मतलब कि सूर्य के उत्तरायण के कारण ग्रीष्म काल में क्या होता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित तिब्बत का पठार तथा भारत के मैदानी प्रदेश में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो सूर्य का जब उत्तरायण होता है ग्रीष्म काल में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित तिब्बत के पठार और भारत के मैदानी प्रदेश में, भारत के निम्न मैदानी प्रदेश में वायुदाब का क्षेत्र, निम्न वायुदाब का क्षेत्र वहां पर विकसित होता है। इसके विपरीत हिंद महासागर एवं अरब सागर में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब की स्थिति होती है, जहां से समुद्री आर्द्र पवनें भारत की निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। मतलब इसके विपरीत क्या होता है, जब एक तरीके से हिंद महासागर और अरब सागर में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां से समुद्री आर्द्र पवनें भारत के निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने इस पे मतलब कि काफी डिटेल में समझाया था कि दक्षिणी, जिसे विंटर मानसून किसे कहते हैं, और अक्टूबर टू मार्च एक तरीके से विंटर, अक्टूबर टू मार्च विंटर मानसून काम करता है। तो जो पवने किस मतलब कि भारत के किस किस दिशा से पवने आती है और किस दिशा में जाती है। फिर उसके बाद में हमने देखे थे समर मानसून। समर मानसून अप्रैल से लेकर सितंबर तक के होता है। और इस टाइम पीरियड में जो पवने होती है वो किस दिशा की ओर गतिमान होती है। और विंटर मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, क्योंकि उत्तर उत्तर से हवाएं चलना प्रारंभ, उत्तर से पवनें चलना प्रारंभ होती है और पूर्व की ओर जाकर एक तरीके से विलीन हो जाती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून का एक तरीके से दक्षिण से हवाएं चलना प्रारंभ होती है और पश्चिम की दिशा में जाकर मिल जाती है। शीतकाल में ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। और शीतकाल में क्या होता है, तो ये मतलब कि विंटर मानसून और समर मानसून, इसके मतलब कि जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, ये इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन के कारण भारत के मैदानी प्रदेश में उच्च वायुदाब का, जबकि हिंद महासागर में अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। मतलब कि सूर्य का जब दक्षिणायन होता है तो भारत के मैदानी प्रदेश में उच्च वायुदाब का उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और हिंद महासागर में क्या होता है कि अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, अर्थात वायुदाब के क्षेत्र में उत्क्रमण हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से उसमें गिरावट आ जाती है। ऐसे में पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब अर्थात भारत के मैदानी प्रदेश से हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होने लगती है। ऐसे में फिर क्या होता है कि पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने लगती है, अर्थात भारत की मैदानी प्रदेश से हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होने लगती है। भारत का मैदानी प्रदेश मतलब कि गंगा वाला जो क्षेत्र है उसको एक तरीके से भारत के महान मैदान के नाम से जानते हैं। और उस जगह से पवने हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होने लगती है। जो पवने बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, मतलब कि हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होती है। और कहाँ पर जाकर मिलती है, तो एक तरीके से बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर प्रवाहित होती है। वहां प्रारंभ में स्थल से चलने के कारण शुष्क होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। मतलब कि ये जो पवने जब गंगा के मैदानी क्षेत्र से या भारत के मैदानी क्षेत्र से जब आती है, तो वो एक तरीके से शुष्क होती है। जो जमीन वाले जो स्थल के हिस्से से चलकर आती है, तो उस टाइम तक वो शुष्क होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। लेकिन जब वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर लेती है, तो फिर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। सूर्य के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेप बल के कारण ये पवने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। मतलब कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेप, फिर इसमें और एक फैक्टर ये जुड़ जाता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति से क्या होता है, तो विक्षेप बल के कारण ये पवने उत्तर पूर्व से, मतलब कि एक तरीके से ये पवने चल रही है। ये पवने उत्तर दिशा से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ, पूर्व की ओर चलती, लेकिन फिर ये विक्षेप बल के कारण क्या होता है, फिर ये
दक्षिण से पश्चिम की ओर एक तरीके से मुड़ जाती है, इस दिशा में से न जाके इस दिशा में चलना प्रारंभ हो जाती है। इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जिससे भारत की कोरमंडल तट पर वर्षा होती है। मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है, इसे एक तरीके से उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जिससे भारत की कोरमंडल तट पर एक तरीके से वर्षा होती है। इस प्रकार तापीय संकल्पना मानसून को समुद्री और स्थलीय समीर के रूप में स्वीकार करता है। मतलब इस तरीके से ये तापीय संकल्पना का सिद्धांत ये कहना की कोशिश करता है कि भाई ये जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, तो ये बस कुछ और नहीं है, ये जो स्थल समीर और हमारे स्थल समीर और जल समीर ही है, लेकिन इसका आकार एक तरीके से बड़ा हो जाता है। ऐसा मतलब कि तापीय संकल्पना का सिद्धांत इसे मतलब इस बात को स्वीकार, किंतु यह संकल्पना मानसून की उत्पत्ति और प्रवृत्ति को समझाने में उपयुक्त नहीं है। मतलब कि एक तरीके से भाई ऐसा मान लेना कि हाँ, ये सब पूरे देश को मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप को ये जो एक तरीके से मानसून प्रभावित करता है, और मानसून को बस इस बात से मतलब कि कह देना कि हाँ बस ये कुछ और नहीं है, बस कि भाई ये जल समीर और स्थल समीर ही है, लेकिन इसका बस आकार बड़ा है। तो ये मतलब कि ये जो संकल्पना है मतलब कि इसको मतलब कि हम एक तरीके से इसको स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? तो क्योंकि इतनी बड़ी प्रोसेस हो रही है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, और इस इतनी बड़ी घटना को हम जल समीर और स्थल समीर से कंपेयर करके उसका एक तरीके से अपमान नहीं कर सकते। क्योंकि यदि केवल तापीय कारणों से मानसून की उत्पत्ति होती तो प्रत्येक वर्ष मानसून को सही समय पर आदर्श रूप में आना चाहिए। हाँ चलो मान लीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि हाँ यही मतलब कि कुछ और नहीं है, जल समीर और स्थल समीर ही है, और फिर अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो इससे फिर क्या होना चाहिए कि मानसून को एकदम आदर्श रूप में मतलब कि उसका जो भी टाइम फिक्स है तो उस टाइम पे मतलब उसको आना चाहिए। किंतु व्यावहारिक रूप में मानसून के संबंध में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर हम जब देखते हैं तो मानसून कभी उसके टाइम से पहले ही आ जाता है, उसके टाइम से कभी कभी तो 1-2 महीने बाद भी आता है। तो इस तरीके से ये मतलब कि उसको आदर्श रूप में, फिर अगर ये जल समीर और स्थल समीर का ही प्रोसेस हो रहा है तो फिर इसके एक तरीके से डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए, इसकी डेट फिक्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। अतः उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र। अब जो दूसरी जो इसमें जो सिद्धांत है, दूसरा जो सिद्धांत है वो एक तरीके से ITCZ है, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और यही से हम एक तरीके से हमने शुरुआत किए थे, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसे क्या कहते हैं? ITCZ इसे कह देते हैं। ये संकल्पना जो एक तरीके से फलों द्वारा प्रतिपादित है। ओके, इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति वायुदाब पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति वायुदाब एवं पवन पेटियों वायुदाब एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है।